जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करेंगे डेवलपमेंट्स रिलेटेड टू फिजिक्स और इससे रिलेटेड साल भर की सारी करंट अफेयर्स हैं। तो पहली न्यूज़ है हमारी एलिमेंट्री पार्टिकल्स है, जिन्हें हम फंडामेंटल पार्टिकल्स भी बोलते हैं। एलिमेंट्री पार्टिकल्स आर द स्मॉलेस्ट नोन बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ यूनिवर्स। एलिमेंट्री पार्टिकल से ही हमारा यूनिवर्स बना हुआ है। दीज पार्टिकल्स जॉइन टुगेदर टू क्रिएट मोर वेल नोन पार्टिकल सच एज न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। तो इन्हीं एलिमेंट्री पार्टिकल से मिलकर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जैसे पार्टिकल्स बनते हैं। तो हम देख लेते हैं कि हमारे पास कुछ भी है, मैटर यानी कोई भी ऑब्जेक्ट, टेबल, चेयर, कुछ भी, अर्थ, सन, कुछ भी है, तो वो बना होता है मॉलिक्यूल से। और मॉलिक्यूल छोटे छोटे मॉलिक्यूल मिलकर बनाते हैं मैटर। ठीक है, ऐसे ही मॉलिक्यूल किन से बना होता है? वो बना होता है एटम से। छोटे छोटे एटम्स होते हैं, उससे सब मिलकर मॉलिक्यूल बनता है एक। फिर एटम के अंदर क्या होते हैं? एटम के अंदर न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं। फिर न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं? न्यूक्लियस के अंदर होते हैं प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, जिसे हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी बोलते हैं। फिर इन सब एटॉमिक पार्टिकल्स के अंदर होते हैं एलिमेंट्री पार्टिकल्स, जिन्हें हम क्वार्क्स, लेप्टॉन और बोसोन बोलते हैं। इनके अंदर भी और छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, जैसे स्ट्रेंज, अप, इलेक्ट्रॉन, म्यून, फोटो, ग्लोन। ये सारे एलिमेंट्री पार्टिकल्स होते हैं। इन सबसे मिलके जब ये मिल जाते हैं तब इन सबसे मिलकर बनते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल। और जब सब एटॉमिक पार्टिकल मिलते हैं तब बनते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमते हैं इलेक्ट्रॉन, और यही न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना होता है एटम। एटम से मिलकर बने होते हैं मॉलिक्यूल्स, और मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है कोई भी एक मैटर। अब हम देख लेते हैं स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ पार्टिकल्स। ये एक थ्योरी है, अभी तक की सबसे सक्सेसफुल थ्योरी साइंटिस्ट ने अब यही दी है, जिसने एक्सप्लेन किया है कि कैसे एलिमेंट्री पार्टिकल्स या फंडामेंटल पार्टिकल्स जो हैं ये किस तरीके से इंटरेक्ट करते हैं, एक्सेप्ट ग्रेविटी। ठीक है, ग्रेविटी के बारे में इन्होंने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया है। इन्होंने डिस्क्राइब किया है द मोस्ट बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ यूनिवर्स, मतलब यूनिवर्स की सबसे छोटी इकाई को इन्होंने एक्सप्लेन किया है कि हाउ पार्टिकल्स कॉल्ड क्वार्क्स एंड लेप्टन्स मेक अप ऑल द मैटर, कि किस तरीके से क्वार्क और लेप्टन से ही सारे ऑब्जेक्ट या मैटर बने हुए हैं। ऑल्सो एक्सप्लेन हाउ फोर्स कैरिंग पार्टिकल बोसोन इन्फ्लुएंस क्वार्क एंड लेप्टन, कि किस तरीके से बोसोन पार्टिकल जो हैं वो कैसे क्वार्क और लेप्टन को भी इन्फ्लुएंस करते हैं, क्योंकि बोसोन पार्टिकल जो है वो फोर्स कैरी करता है। इसके बारे में हम पढ़ेंगे अभी। ऑल्सो एक्सप्लेन 3 of 4 फंडामेंटल फोर्सेज गवर्न द यूनिवर्स। तो इसने ये भी बताया कि किस तरीके से 4 फंडामेंटल फोर्स जो हैं वो कैसे यूनिवर्स को गवर्न करती हैं, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है, स्ट्रॉन्ग फोर्स, वीक फोर्स, ये कैसे यूनिवर्स को गवर्न करती हैं। फिर 4th फंडामेंटल फोर्स है ग्रेविटी, जो कि इन्होंने अच्छे से इस थ्योरी ने ग्रेविटी को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि किस तरीके से ये यूनिवर्स में गवर्न करती है। तो नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ हम चलते हैं। हिग्स बोसोन। नोबेल लॉरेट फिजिसिस्ट पीटर हिग्स पास्ड अवे रिसेंटली। तो इनका देहांत हो गया है। इन्हें नोबेल प्राइज़ भी मिला था पीटर हिग्स को, और पीटर हिग्स ने जो है हिग्स फील्ड को प्रपोज भी किया था। इन्होंने बताया था कि किस तरीके से हिग्स फील्ड वर्क करती है। अब हिग्स फील्ड क्या है, तो मैं आपको थोड़ा एक एग्जांपल से समझा देता हूँ। जैसे ये मान लीजिए यूनिवर्स है, और इसमें हम एक तरीके से ये फील्ड है जिसे हम हिग्स फील्ड बोलते हैं। इसी के ही अंदर हमारा सोलर सिस्टम है, छोटे छोटे ये सन है, यहाँ हमारे प्लैनेट्स हैं। ऐसे ही जगह जगह अलग अलग सोलर सिस्टम है, सन है, उसके चारों तरफ प्लैनेट्स वगैरह हैं। तो ये इन्होंने बताया था कि पूरे यूनिवर्स में हिग्स फील्ड भरी हुई है, और ये हिग्स फील्ड जो है ये छोटे छोटे जो एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं जो हमने ऊपर पढ़े हैं, उन्हें किस तरीके से मास या फोर्स प्रोवाइड करती है। इसके बाद हिग्स पीटर ने हिग्स बोसोन करके एक पार्टिकल है, उसके बारे में बताया था, जिसे हम गॉड पार्टिकल भी बोलते हैं। ये बहुत ज़्यादा 2012 में प्रचलित हुआ था। हिग्स बोसोन गॉड पार्टिकल है, उसके बारे में उससे रिलेटेड एक्सपेरिमेंट भी हुआ था। तो देखते हैं। हिज आइडिया वॉज वैलिडेटेड इन 2012 थ्रू एक्सपेरिमेंट। इनके जो ये आइडिया था हिग्स फील्ड और हिग्स बोसोन के बारे में, इसका वैलिडेशन 2012 के एक एक्सपेरिमेंट में हुआ था, और एट यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च लार्ज हार्डन कोलाइडर के थ्रू इसके हिग्स बोसोन के बारे की हिग्स बोसोन की पार्टिकल का वैलिडेशन का पता चला था। अब कोई भी पार्टिकल जब हिग्स फील्ड में आता है तो एलिमेंट्री पार्टिकल डू नॉट हैव देयर ओन मास, मतलब कोई भी एलिमेंट्री पार्टिकल के पास कोई भी मास नहीं होता, उनका खुद का कोई वेट नहीं होता। लेकिन जब वो हिग्स फील्ड में आते हैं तब उनके पास कोई वेट आता है, और इसी इंटरेक्शन को हम ब्रॉड एंगलर्ड हिग्स मैकेनिज्म भी बोलते हैं। ये कुछ साइंटिस्ट थे 3, इन्होंने मिलकर बताया था कि जैसे ही कोई एलिमेंट्री पार्टिकल इंटरेक्ट होता है हिग्स फील्ड से तो उसके पास अपना खुद का एक वेट आ जाता है। वैसे इनके पास कोई इनका खुद का वेट नहीं होता। क्वांटिटी ऑफ मास, मतलब जितनी ज़्यादा एक क्वांटिटी होगी पार्टिकल्स की, एलिमेंट्री पार्टिकल्स की, उतनी ही ज़्यादा इनका मास होगा। मैं आपको एक छोटे से एग्जाम्पल से समझा देता हूँ, आपको बेटर समझ में आएगा। मान लीजिए आपके एरिया में, ये आपका कोई मोहल्ला है, आपकी सोसाइटी है, और आपके इस एरिया में शाहरुख खान आ जाता है। ठीक है, अब इसके आसपास कई सारे लोग, भीड़ इकट्ठी हो जाएगी। ठीक है,
और जितनी देर ये इस एरिया में खड़ा रहेगा उतनी और ज़्यादा भीड़ इकट्ठी होने लगेगी। तो ये एक्सपेरिमेंट या हिग्स फील्ड एक्सपेरिमेंट ये कहता है कि जितना ज़्यादा ये हिग्स फील्ड में आएंगे उतना ज़्यादा इन्हें मास मिलता चला जाएगा। क्वांटिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है, जितना ज़्यादा ये जितनी ज़्यादा इनकी क्वांटिटी होगी, जितना ज़्यादा इनकी इंटेंसिटी होगी इंटरेक्शन की हिग्स फील्ड से, उतना ही ज़्यादा इनका मास बढ़ता चला जाएगा। ये कहना चाह रहे हैं इस चीज़ को। आई होप आपको इस एग्जांपल से समझ में आया होगा। एकदम आसान भाषा में बताने की कोशिश की है। जैसे कोई भी एक सेलिब्रिटी होता है, वो आता है, उसके पीछे लोग भागते हैं, उसे टच करने के लिए लोग भागते हैं। तो इसी तरीके से जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी होगी इंटरेक्शन की, उतनी ज़्यादा क्वांटिटी ऑफ मास पार्टिकल का होगा। ठीक है। अब जैसे कुछ पार्टिकल्स होते हैं, जैसे प्रोटॉन्स हो गए, न्यूट्रॉन्स हो गए। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स का जो मास होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन वहीं फोटोन हो गया, उसका मास जो है बहुत ही कम होता है, वो इंटरेक्ट ही नहीं करता। ठीक है, वो मासलेस रहता है। अब हम देख लेते हैं हिग्स बोसोन जो पार्टिकल है, इसी पार्टिकल ने प्रूव किया था कि हिग्स फील्ड जो है होती है। एन एलिमेंट्री पार्टिकल, इट इज़ पॉपुलरली नोन एज गॉड पार्टिकल, इसे गॉड पार्टिकल भी बोलते हैं। अ टाइप ऑफ बोसोन, अ फोर्स कैरिंग सब एटॉमिक पार्टिकल। ये हिग्स बोसोन जो है बोसोन पार्टिकल का पार्ट है और ये फोर्स कैरी करता है। ठीक है, ये और पार्टिकल्स को भी फोर्स प्रोवाइड कर देता है जब ये किसी के इंटरेक्शन में आता है। गेट इट्स मास जस्ट लाइक अदर पार्टिकल फ्रॉम इट्स इंटरेक्शन विद द हिग्स फील्ड। तो इसको भी मास मिल जाता है, इसके अंदर भी वेट आ जाता है जब ये हिग्स फील्ड के अंदर पहुंचता है या उससे इंटरेक्ट करता है। तो ये थी हिग्स बोसोन से रिलेटेड न्यूज़। अब हम देख लेते हैं न्यूट्रिनोज के बारे में। न्यूट्रिनोज पूरे यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा है। ये हर एक सेकंड कई बार हमारी बॉडी के आर पार निकल जाते हैं, हमारी बॉडी से इंटरेक्ट करते हैं, लेकिन रिएक्ट नहीं करते कभी भी। ठीक है, तो इसके बारे में हम देख लेते हैं। न्यूट्रिनोज कम इन 3 वेराइटीज़। इसके 3 पार्ट होते हैं, म्यून्स, इलेक्ट्रॉन एंड टाउ। ठीक है, ये तीनों ही न्यूट्रिनोज के पार्ट हैं। इसे हम घोष पार्टिकल भी कहते हैं। घोष पार्टिकल क्यों कहते हैं? क्योंकि ना तो ये कोई चार्ज कैरी करता है, जैसे हमें पता है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन वगैरह, इलेक्ट्रॉन, ये जो है पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज वगैरह कैरी करते हैं अपने साथ, लेकिन न्यूट्रिनोज जो हैं ये अपने साथ कोई भी इलेक्ट्रिकल चार्ज कैरी नहीं करते। इनका जो मास होता है वो एकदम नेग्लिजिबल होता है, बहुत ना के बराबर ही मास होता है, लेकिन होता है। हाई एनर्जी न्यूट्रिनोज विच आर रिलीज फ्रॉम कॉस्मिक सोर्स एट मिल्की वे एट आर नोन एज एस्ट्रोफिजिकल न्यूट्रिनोज। तो हाई एनर्जी न्यूट्रिनोज जो होते हैं, जो कि मिल्की वे गैलेक्सी है हमारी, उसके आसपास जो होते हैं उन्हें हम एस्ट्रोफिजिकल न्यूट्रिनोज भी बोलते हैं। 100 ट्रिलियन न्यूट्रिनोज पास थ्रू ह्यूमन बॉडी एवरी सेकंड विदाउट अस नोटिसिंग। तो हजारों करोड़ों न्यूट्रिनोज हमारी बॉडी से पास हो जाते हैं हर सेकंड में, हमें पता तक नहीं चलता। इसलिए इसी वजह से इसे घोष पार्टिकल्स बोला गया। अब इन पार्टिकल्स को, न्यूट्रिनोज को एनर्जी कहाँ से मिलती है? कोई भी यूनिवर्स में इवेंट होता है, जैसे सुपरनोवा हो गया या फिर ब्लैक होल आपस में मिल गए, या कोई भी मतलब सन वगैरह हो गया, या न्यूक्लियर पावर प्लांट हो गया हमारे अर्थ पे, तो हर जगह से ये निकलते हैं, इन्हें वहाँ से ही एनर्जी प्रोवाइड होती है। तो अलग अलग इवेंट जैसे एक्टिव क्लैक्टिक न्यूक्लियाई, ब्लैक होल्स, सुपरनोवा, सन न्यूक्लियर रिएक्शन, पार्टिकल डिके इन अर्थ, बीटा डिके, पार्टिकल एक्सेलरेटर, न्यूक्लियर पावर प्लांट, ये सारी चीज़ें जो हैं न्यूट्रिनोज को रिलीज़ करती हैं। और इनकी प्रॉपर्टीज़ की वजह से ही हमें पता चल पाता है कि कहाँ पर कौन सा इवेंट हुआ है। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ हम जान लेते हैं कि ये स्पीड की लाइट से ट्रैवल करता है। नीदर गेट डिफ्लेक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड नॉर स्कैटर्ड और इजीली एब्जॉर्ब। तो ये ना तो डिफ्लेक्ट हो पाता है मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, ना ही इधर उधर भागता है। ये सिर्फ और सिर्फ सीधी लाइन में चलता है जहाँ से ये ओरिजिनेट हुआ है। मोस्ट एबेंडेंट पार्टिकल डेट है मास इन यूनिवर्स। तो हमने ऊपर पढ़ा है इसके पास नेग्लिजिबल मास होता है, लेकिन थोड़ा बहुत तो होता है। तो ये सबसे ज़्यादा यूनिवर्स में एबेंडेंट पार्टिकल है, और इसकी ये प्रॉपर्टी थी जिसकी वजह से हमें पता चलता है कि कहाँ पर कौन सा इवेंट हुआ है। अब इसकी कुछ ऑब्जर्वेटरीज बनाई गई हैं, इंडिया में भी बनाई गई है, बाहर के देशों ने भी बनाई है। इंडिया में कहाँ है ये इंपॉर्टेंट है। इंडिया में तमिलनाडु में है, थेनी डिस्ट्रिक्ट में, और बोडी वेस्ट हिल्स में है। ये वेस्टर्न घाट्स के आसपास आता है। इसके ऊपर कई सारा मतलब लोकल लोगों ने वहाँ पर प्रोटेस्ट भी किया था 2018-19 के आसपास, और ये बोला था कि ये वेस्टर्न घाट्स के लिए थोड़ा नुकसान दे सकता है। चाइना की 2 ऑब्जर्वेटरीज हैं, एक ट्राइडेंट और एक है जूनो, और एक है आइस क्यूब ऑब्जर्वेटरी जो कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी है। अब हमें पता कैसे चलता है कि यूनिवर्स में अलग अलग इवेंट हो रहे हैं? तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ न्यूट्रिनोज की वजह से ही पता चलता है, और भी ऐसे मैसेंजर हैं जिनकी वजह से हमें पता चलता है। जैसे अलग अलग ऑब्जेक्ट, अलग अलग चीज़ें कॉस्मिक रेज निकलती हैं, और कॉस्मिक रेज मतलब चार्ज पार्टिकल्स होते हैं जो कि मैग्नेटिक फील्ड की वजह से डिफ्लेक्ट हो जाते हैं। न्यूट्रिनोज ये है कि वो डिफ्लेक्ट नहीं होता है। ठीक है, तो उसका हमें पता चल जाता है कि वो कहाँ से ओरिजिन हुआ है, क्योंकि वो एकदम स्ट्रेट लाइन में चलता है। फिर नेक्स्ट मैसेंजर है गामा रे बर्स्ट। तो जब भी कोई ब्लैक होल आपस में मर्ज होते हैं या फिर कोई भी सुपरनोवा वगैरह होता है, तो उसमें से गामा रेज निकलती हैं जो कि बहुत छोटे पीरियड के लिए निकलती हैं। तो इसकी वजह से हमें पता चल जाता है। अब हम देख लेते हैं क्वासर के बारे में। क्वासर की फुल फॉर्म है क्वासी स्टेलर रेडियो सोर्स।
तो ये ऑब्जेक्ट होते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा चमकते हैं पूरे यूनिवर्स में। मतलब अपनी मिल्की वे में तो ये नहीं पाए जाते, लेकिन आसपास की जो गैलेक्सीज हैं वहाँ पर देखा गया है ये क्वासर मिलते हैं जो कि बहुत ज़्यादा चमकते हैं। और ये जो लुमिनस होते हैं, बहुत ज़्यादा चमकते हैं, इनकी खुद की जो लाइट होती है वो किसकी वजह से मिलती है? वो सुपर मैसिव ब्लैक होल की वजह से इन्हें पावर मिलती है, जिसकी वजह से ये चमकते हैं बहुत ज़्यादा। डिस्पाइट देयर ब्राइटनेस ड्यू टू देयर ग्रेट डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ नो क्वासर कैन बी सीन। तो भले से ही ये बहुत ज़्यादा चमकते हों और लेकिन ये अर्थ से बहुत ज़्यादा दूर हैं, इसलिए इन्हें नेकेड आई से नहीं देखा जा सकता। इनके लिए इनके लिए टेलीस्कोप वगैरह चाहिए होता है जिससे हम इन्हें देख सकते हैं। दे एमिट रेडियो वेव, विजिबल लाइट, यूवी रेज, इंफ्रारेड वेव, एक्स रेज, गामा रेज। तो ये सारी रेज एंड वेव्स एमिट करते हैं क्वासर। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी ग्रेविटेशनल वेव से रिलेटेड। तो यूनिवर्स में ग्रेविटेशनल वेव्स कब उत्पन्न होती है? जब कोई दो ऑब्जेक्ट आपस में मर्ज हो रहे हों, जैसे दो ब्लैक होल आपस में मर्ज हो गए या कोई भी सेलेस्टियल बॉडी आपस में मर्ज हो रही है तो उससे ग्रेविटेशनल वेव्स निकलती हैं। तो अभी रिसेंटली ग्रेविटेशनल हमने डिटेक्ट की है इसकी वजह से कि न्यूट्रॉन स्टार और एक मिस्ट्री ऑब्जेक्ट था कोई, वो आपस में मर्ज हुए थे जिसकी वजह से ग्रेविटेशनल वेव्स निकली। ये हम डिटेक्ट कैसे करते हैं? पूरे वर्ल्ड में जगह जगह LIGO एक तरीके से ये इक्विपमेंट है जिसकी जो ग्रेविटेशनल वेव को डिटेक्ट करता है। इसके बारे में हम अभी बात करेंगे, LIGO के बारे में। ये क्या है? ये इंडिया के अंदर भी है। ग्रेविटेशनल वेव कम्स फ्रॉम मर्जर ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स। तो फिलहाल जो हमने डिटेक्ट किया वो न्यूट्रॉन स्टार से की है और मिस्ट्री ऑब्जेक्ट था कोई, उसकी वजह से किया है। ग्रेविटेशनल वेव्स आर रिपल इन स्पेस टाइम कॉज बाय सम मोस्ट वायलेंट एनर्जेटिक प्रोसेसेस इन द यूनिवर्स दैट प्रोपगेट ऑल डायरेक्शन अवे फ्रॉम द सोर्स। तो मान लीजिए ये यूनिवर्स है, ठीक है, यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट आपस में मर्ज हुए तो ये एक तरीके से वेव छोड़ती है और इस तरीके से रिपेल होती है और ये हर डायरेक्शन में इस तरीके से फैलती चली जाती है। और जब ये अर्थ की तरफ आती है तो हम इसे डिटेक्ट कर लेते हैं अपने इक्विपमेंट से। तो इसे सबसे पहले आइंस्टाइन ने अपनी थ्योरी में बताया था, जो कि थी आइंस्टाइन जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, 1916 में इसने दी थी। और सबसे पहले ये डिटेक्ट कहाँ हुई थी? ये डिटेक्ट हुई थी 2015 में LIGO ऑब्जर्वेटरी के थ्रू ये डिटेक्ट हुई थी। LIGO की फुल फॉर्म है लेज़र इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी। तो 2015 में हमने पहली बार इसे डिटेक्ट किया था। ये स्पीड की लाइट से ट्रेवल करती है ग्रेविटेशनल वेव। 2017 में इसे नोबेल प्राइज़ भी मिला था फिजिक्स में, LIGO डिटेक्टर को, जिन्होंने इसे बनाया था। अब हम इसे डिटेक्ट क्यों करते हैं? इसके कई सारे फ़ायदे हैं। जैसे हमें पता चल सकता है कि यूनिवर्स का इवोल्यूशन कब और कैसे हुआ था और किस तरीके से हुआ था। ग्रेविटेशनल वेव्स हमें इसका अंदाज़ा दे सकती हैं, बता सकती हैं कि किस तरीके से हुआ होगा। और काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में भी बताती हैं कि सुपर मैसिव ब्लैक होल्स जब मर्ज करते हैं या फिर कोई भी मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट जब मर्ज करते हैं तब ग्रेविटेशनल फोर्स निकलती है, वो किस तरीके का ऑब्जेक्ट होता होगा, इस टाइप के चीज़ें हमें पता चल सकती हैं। अब ग्रेविटेशनल वेव्स कब निकलती हैं? स्टार एक्सप्लोड असिमेट्रिकली, जब कोई एक स्टार जो है या सुपरनोवा जब फटता है, एक्सप्लोड होता है, तब ग्रेविटेशनल फोर्स निकलती है। व्हेन टू बिग स्टार ऑर्बिट ईच अदर, जब कोई दो बड़े स्टार जो है एक दूसरे को ऑर्बिट कर रहे हों तब जो है ग्रेविटेशनल वेव निकलती हैं। व्हेन टू ब्लैक होल्स ऑर्बिट ईच अदर एंड मर्ज, दो ब्लैक होल आपस में एक दूसरे को ऑर्बिट करते हुए मर्ज हो रहे हैं। वे ब्लैक होल न्यूट्रॉन स्टार मर्जर, वे ब्लैक होल और न्यूट्रॉन आपस में मर्ज हो रहे हैं तब। अब हम बात कर लेते हैं LIGO की। LIGO जो है एक L शेप का इंस्ट्रूमेंट होता है, इस तरीके का एक इंस्ट्रूमेंट होता है। इसके ऊपर अलग अलग डिवाइसेस लगे होते हैं। ये 4 किलोमीटर तक फैला होता है। इसके दो आर्म्स जो हैं वो 4 किलोमीटर तक फैले होते हैं और ये एक तरीके से एंटीना का काम करता है जो कि ग्रेविटेशनल वेव्स को डिटेक्ट कर लेता है। जब भी यूनिवर्स में कुछ भी इवेंट हो रहे होते हैं मर्जिंग के या कोई सुपरनोवा फटता है तो वो इसे डिटेक्ट कर लेता है। तो USA ने बोला है इंडिया में भी इसे हम इंस्टॉल करेंगे और महाराष्ट्र में इसे बिल्ड किया जाएगा। एक डिस्ट्रिक्ट है हिंगोली करके, हिंगोली महाराष्ट्र में एक डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर इसे इंस्टॉल करने की बात की जा रही है। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ हम चलते हैं जो कि है एंटीमीटर से रिलेटेड। तो हमने ऊपर पढ़ा कोई भी मैटर जो होता है यूनिवर्स में, कोई भी मैटर जो होता है वो छोटे छोटे पार्टिकल से बना होता है। जैसे इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया या न्यूट्रॉन्स हो गए, ठीक है। तो ये छोटे छोटे पार्टिकल से कोई भी मैटर बना होता है। लेकिन उसी के ही अपोजिट एंटी मैटर्स भी होते हैं जो कि अपोजिट चार्ज से बने होते हैं। तो एंटी मैटर में क्या क्या होगा? जैसे इलेक्ट्रॉन का उल्टा हो जाएगा पॉजिट्रॉन, ठीक है। इसके ऊपर चार्ज जो है वो पॉजिटिव का होगा। फिर होगा प्रोटॉन, इसमें प्रोटॉन होता है, इसमें एंटी प्रोटॉन होगा जो कि नेगेटिव चार्ज कैरी करेगा। तो इस तरीके से मैटर होते हैं यूनिवर्स में और एक एंटी मैटर होता है। तो जो जैसे अर्थ पे मैटर में इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज होता है, ऐसे एंटी मैटर में पॉजिट्रॉन में पॉजिटिव चार्ज होगा और एंटी प्रोटॉन में नेगेटिव चार्ज होगा,
ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। और इसी की वजह से जो ये एंटी मैटर है, इसी की वजह से बोला जाता है कि यूनिवर्स में एक पैरेलल यूनिवर्स है जो कि हम सबके अपोजिट काम कर रहा है। तो यही इन्हीं पार्टिकल की वजह से बोलते हैं कि एक पैरेलल यूनिवर्स है और मेरा जैसा एक आदमी है जो कि वो बिल्कुल उल्टा जैसा काम कर रहा है। हालांकि ये थोड़ा मजाक के वे में ज़्यादातर लोग बात करते हैं, लेकिन इसकी वजह से ऐसा बोलते हैं कि एक पैरेलल यूनिवर्स है जो कि अपोजिट काम कर रही है। अब जब एंटी मैटर और मैटर आपस में मिलते हैं तो ये एक दूसरे को ख़त्म कर देते हैं, या आपस में लड़ाई करके एक दूसरे को ख़त्म कर देते हैं। जब इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन आपस में मिलते हैं तो ये एक दूसरे को ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, तो जब ये एक दूसरे को ख़त्म कर रहे होते हैं, एक दूसरे को मार रहे होते हैं, तो इनसे बहुत सारी एनर्जी रिलीज़ होती है, बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होती है जब ये एक दूसरे को ख़त्म कर रहे होते हैं। इसलिए साइंटिस्ट सोच रहे हैं कि एंटी मैटर को हम एज अ पावरफुल एनर्जी सोर्स के रूप में हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे स्पेसशिप में फ्यूल का काम कर सकते हैं या फिर न्यूक्लियर एनर्जी बनाने में काम कर सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों के लिए साइंटिस्ट सोच रहे हैं एंटी मैटर्स और मैटर्स को हम एनर्जी सोर्स का काम में ला सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं हाई एनर्जी फोटोन सोर्स। चाइना इज़ प्लानिंग टू कंस्ट्रक्ट ए हाई एनर्जी फोटोन सोर्स। तो हाई एनर्जी फोटोन सोर्स क्या है कि कोई भी चीज़ जो फोटोन प्रोड्यूस करता हो, यानी एक ऐसा पार्टिकल जो लाइट को एमिट करता हो। ठीक है, जैसे सन है, सन जो है लाइट एमिट करता है, यानी फोटोन एमिट करता है, और वो फोटोन अर्थ तक आते हैं। ठीक है, तो इस तरीके का कोई सोर्स चाइना प्लान कर रहा है उसे कंस्ट्रक्ट करने का। ऐसा हमने इंडिया ने भी किया हुआ है। इंडस वन करके एक ऑब्जेक्ट बनाई थी हमने, डिवाइस, जो कि इंडस वन करके है। इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे अभी, सिंक्रोट्रॉन के बारे में। फिलहाल हम ये जान लेते हैं कि HEPS जो है वो कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट या सोर्स जो कि फोटोन एमिट करता हो, यानी लाइट एमिट करता हो, ऐसा डिवाइस बनाने की बात की जा रही है। और ये किस किस से फोटोन हम निकाल सकते हैं, किस किस चीज़ों से फोटोन्स निकलते हैं? एक्स रेज से निकलते हैं, फिर गामा रेज से निकलते हैं। तो ये कुछ ऐसी रेज हैं जिनके अंदर से बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक पार्टिकल्स निकलते हैं। जैसे कभी किसी ने अगर एक्सरे कराया होगा तो याद रखेगा उसके अंदर से फोटोन निकलते हैं बहुत ज़्यादा, जो कि बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं। तो इसलिए हम एक्सरेज को हार्मफुल भी मानते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं। वो हमारी बॉडी को, हमारी मसल्स, बोन को एक तरीके से ख़राब कर सकते हैं। और कभी कभी ये कैंसर ट्रीटमेंट में भी काम आ जाता है, कि कैंसर सेल्स को मारने में ये हेल्प कर देता है। इंडस्ट्री में यूज़ हो जाता है, ये स्कैनिंग मटेरियल वगैरह के लिए यूज़ होता है। स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए भी ये यूज़ हो जाता है, कि जो बहुत दूर गैलेक्सीज़ हैं या ब्लैक होल्स हैं उन सबको स्टडी करने में भी फोटोन या फिर ये हमें हेल्प करता है। फर्स्ट ब्राइटेस्ट सिंक्रोनस एक्सरेज इन एशिया, सिंक्रोट्रॉन्स। तो ये चाइना ने जो बनाया, ये एशिया का पहला सिंक्रोट्रॉन एक्सरेज है। सिंक्रोट्रॉन्स अ टाइप ऑफ सर्कुलर पार्टिकल एक्सेलरेटर यूज इलेक्ट्रिसिटी टू प्रोड्यूस इंटेंस बीम ऑफ लाइट मोर देन 1 million टाइम ब्राइटर देन सन। तो मान लीजिए ये एक डिवाइस है, सर्कुलर डिवाइस है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है और इसके साइडों में मैग्नेट्स लगे हैं जो इस इलेक्ट्रॉन को बहुत तेज़ स्पीड से घुमा रही हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंटेंस स्पीड में इसे इलेक्ट्रॉन को घुमा रही हैं। तो जब ये इतनी तेज़ स्पीड में घूमेगी तो ये एक तरीके से सिंक्रोट्रॉन रेडिएशन एमिट करेगा। ठीक है, सिंक्रोट्रॉन रेडिएशन एमिट करेगा, मतलब बहुत ही हाई एनर्जेटिक एक्सरेज बाहर निकलेंगी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्रिएट करेगी। तो चाइना ने क्या काम किया है? चाइना ने एक तरीके से बहुत ही ज़्यादा ब्राइट बीम लाइट बनाने की कोशिश की है, जो कि सन से बहुत ज़्यादा तेज़ चमक, मतलब उससे भी ज़्यादा उसकी ब्राइटनेस है। ठीक है, एक तरीके से दूसरा सन बना दिया उसने, मतलब दूसरा सन क्या, सन से भी तेज़ चमकने वाला कोई डिवाइस चाइना ने बना दिया है। इससे क्या फ़ायदा होगा? इससे ये फ़ायदा होगा कि हमें जो है यूनिवर्स से जो भी फंडामेंटल पार्टिकल्स या एलिमेंट्री पार्टिकल्स जो निकलते हैं या कॉस्मिक इवेंट्स होते हैं, उन सब के बारे में हमें पता चल सकता है। जैसे स्पेस, टाइम, एनर्जी, मॉलिक्यूल्स, एटम, इलेक्ट्रॉन, स्पिन्स, इन सब के बारे में हमें इसके थ्रू पता चल सकता है। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी जायंट रेडियो सोर्स। इंडियन एस्ट्रोनॉमर डिस्कवर 34 न्यू जायंट रेडियो सोर्स यूजिंग जायंट मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप। तो जायंट मीटर रेडियो टेलीस्कोप्स की मदद से 34 नए जायंट रेडियो सोर्स मिले हैं इंडियन एस्ट्रोनॉमर्स को। अब ये होते क्या हैं? ये ऑब्जेक्ट होते हैं जो कि रेडियो वेव्स को एमिट करते हैं। ठीक है, और ये जनरली एसोसिएट किया जाता है कि ये जहाँ से निकल रहे हैं वो एक्टिव गैलेक्सी है, जहाँ पर ब्लैक होल उसके सेंटर में है। ठीक है, मान लीजिए ये गैलेक्सी है, इनके सेंटर में एक ब्लैक होल है, तो ये रेडियो वेव्स एमिट करते हैं। तो इंडियन एस्ट्रोनॉमर को ऐसे 34 जायंट रेडियो सोर्स मिले हैं, यानी ऐसी 34 एक्टिव गैलेक्सीज मिली हैं जिनके बीच में सुपर मैसिव ब्लैक होल है। और ये जो है काफ़ी ज़्यादा मैसिव पार्टिकल्स को, जो कि लाइट की स्पीड से ट्रैवल करते हैं, उन्हें एमिट भी करते हैं। तो ये जो टेलीस्कोप है ये पुणे में है, पुणे के पास में है। GMRT इज़ ऑपरेटेड बाय नेशनल सेंटर फॉर रेडियो एस्ट्रोफिजिक्स, ये इसे ऑपरेट करता है। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी दक्ष प्रोजेक्ट के बारे में। IIT बॉम्बे इसे लीड कर रहा है और एन एम्बिशियस प्रपोजल टू बिल्ड 2 हाई एनर्जी स्पेस टेलीस्कोप, ये 2 स्पेस टेलीस्कोप को बिल्ड करने की बात कर रहा है टू स्टडी एक्सप्लोसिव एस्ट्रोफिजिकल सोर्सेज। तो यूनिवर्स में जितने भी एक्सप्लोजन वगैरह होते हैं तो उनको स्टडी करने के लिए ये 2 टेलीस्कोप बनाए जा रहे हैं। तो ये डिटेक्ट क्या क्या करेंगे? हाई एनर्जी काउंटर पार्ट्स टू ग्रेविटेशनल वेव्स, जहाँ से ग्रेविटेशनल वेव सोर्स निकलेंगी उसे डिटेक्ट करेगा, या फिर गामा रे बर्स्ट जो होती हैं अलग अलग, जैसे 2 ब्लैक होल आपस में मिलते हैं तो गामा रे बर्स्ट होता है, तो
उन्हें ये स्टडी करेगा, उन्हें डिटेक्ट करेगा। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी हाइड्रोजन लाइन, 21 सेंटीमीटर लाइन। तो हाइड्रोजन लाइन या फिर 21 सेंटीमीटर लाइन जो है वो एक तरीके से रेडियो वेव्स है जो कि हाइड्रोजन एटम एमिट करते हैं स्पेस में। ठीक है, स्पेस में कोई भी हाइड्रोजन एटम है वो हाइड्रोजन लाइन को एमिट करेगा। ये कैसे काम करता है? जैसे हमें पता है हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के पास एक प्रोटॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, ये हाइड्रोजन है, इसके पास एक प्रोटॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये स्पिन करते हैं, या तो ये एंटी क्लॉकवाइज स्पिन करेंगे या फिर ये क्लॉकवाइज स्पिन करेंगे। तो कई बार क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो है अपनी स्पिन को फ्लिप कर देता है, बदल देता है अपनी स्पिन को। तो जब ये ऐसा होता है तो एक रेडियो वेव जनरेट होती है, एक रेडियो वेव बर्स्ट होता है, जिसे हम जिसकी जो वेवलेंथ होती है वो 21 सेंटीमीटर तक होती है, इसलिए इसे 21 सेंटीमीटर लाइन भी बोला गया है। तो जब ये अपनी स्पिन को चेंज करता है तो रेडियो वेव एमिट होती है और उसकी वेवलेंथ 21 सेंटीमीटर तक होती है। तो इस तरीके से ये काम करता है। अब हमें पता है कि हाइड्रोजन पार्टिकल्स जो हैं वो हर जगह हैं स्पेस के अंदर। तो हम इसी 21 सेंटीमीटर लाइन की मदद से हम पता लगा सकते हैं कि पूरे यूनिवर्स में कहाँ कहाँ हाइड्रोजन क्लाउड्स हैं। तो हमें एक तरीके से पता चल सकता है, गैलेक्सी को हम मैप कर सकते हैं कि एक गैलेक्सी कितनी बड़ी है, कितनी छोटी है, कहाँ तक फैली हुई है। तो इसी हाइड्रोजन लाइन की वजह से हम ये सारी चीज़ें पता कर सकते हैं। कई बार क्या होता है, बहुत ज़्यादा डस्ट होती है यूनिवर्स में, तो हम कुछ देख नहीं पाते, लेकिन रेडियो वेव्स की वजह से हम पता लगा सकते हैं कहाँ पर क्या हुआ है। अगर वहाँ कोई गैलेक्सी है तो उसका भी हम पता लगा सकते हैं रेडियो वेव्स की मदद से। प्लस ये हमें हेल्प कर सकता है कि किस तरीके से एक यूनिवर्स का ओरिजिन हुआ है, इसका भी हमें पता लग सकता है। तो ये कुछ न्यूज़ थी हमारी पार्टिकल्स और इसमें स्पेस में जितने भी इवेंट्स होते हैं उन सबसे रिलेटेड। तो अगर आपको कुछ भी समझ में आया है, ये वीडियो अच्छी लगी, आपको इजी तरीके से समझाने की कोशिश की है मैंने अलग अलग एग्जाम्पल से, अगर ये आपको समझ में आया है तो प्लीज़ यार लाइक कर दो और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दो और उन्हें भी फ़ायदा पहुँचाओ। इजी तरीके से कठिन कठिन शब्दों को और अलग अलग टर्म्स को समझ में आया है तो लाइक करके जाना और अपने दोस्तों से भी लाइक करवाना वीडियो को। थैंक यू।